नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है संस्थानम बाय गौरव सर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि अचानक बीएसएनएल की लोकप्रियता बढ़ने लगी। क्यों बढ़ने लगी? साथ ही साथ आपको यह भी पता है कि अनंत अंबानी की शादी हो गई। अनंत अंबानी की शादी की वजह से बीएसएनएल की लोकप्रियता का क्या लेना देना है? ऐसा क्या हुआ अनंत अंबानी की शादी में कि बीएसएनएल की लोकप्रियता इतनी ज्यादा बढ़ गई? इतनी ज्यादा लोकप्रियता बढ़ने के क्या कारण है? साथ ही साथ आपको पता है कि रतन टाटा की कंपनी टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और बीएसएनएल में एक डील हुई है, जिससे बीएसएनएल की पब्लिसिटी में बहुत बड़ा इजाफा आया है। आइए जानते वे सभी कारण जिसकी वजह से बीएसएनएल की लोकप्रियता बढ़ी। और बीएसएनएल कभी अर्श पर हुआ करता था, आज वो फर्श पर है, लेकिन बीएसएनएल को रिवाइव किया जा रहा है अब दोबारा से। और जितने भी मोबाइल ऑपरेटर्स है, जितने भी मोबाइल कस्टमर्स है, सब्सक्राइबर्स है, वे सभी दोबारा से बीएसएनएल की तरफ बढ़ने लगे हैं। और साथ ही साथ एक्स यानी कि ट्विटर पर एक नया ट्रेंड चलने लगा बीएसएनएल की घर वापसी का। आइए जानते हैं बीएसएनएल के बारे में सीक्वेंस में, बीएसएनएल की हिस्ट्री क्या है, बीएसएनएल का डिक्लाइन कैसे हुआ और बीएसएनएल का रिवाइवल कैसे हो रहा है। इन सभी की जानकारी लेते हैं और साथ ही साथ देखते हैं कि अनंत अंबानी की शादी का बीएसएनएल की लोकप्रियता पर क्या प्रभाव पड़ा। आइए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले बीएसएनएल की हिस्ट्री। बीएसएनएल को 1 अक्टूबर 2000 से पहले दूर संचार सेवा आयोग के नाम से जाना जाता था। दूर संचार सेवा विभाग के नाम से इसे जाना जाता था। यह 160 साल पुरानी कंपनी है। 1854 में अंग्रेजों ने इसकी स्थापना की थी। जब अंग्रेजों ने इसकी स्थापना की थी तब यह सिर्फ टेलीग्राम और टेलीग्राफ के लिए कार्य करती थी। बाद में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इसका नाम रख दिया गया। आजादी के बाद इसका नाम रख दिया गया डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। फिर उसके बाद 1 अक्टूबर 2000 को इसे बीएसएनएल कह दिया गया, भारत संचार निगम लिमिटेड के नाम से, जो कि एक मिनी रत्न कंपनी है। मिनी रत्न कंपनी है। बीएसएनएल ने क्या क्या सेवाएं दी अपनी देश को? जब बीएसएनएल की शुरुआत हुई थी तो बीएसएनएल ने क्या क्या सेवाएं देश को दी उस टाइम पर? देखिए, बीएसएनएल ने, ये बीएसएनएल की वेबसाइट के अनुसार 2000 में, सन 2000 में इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड की थी। बीएसएनएल ने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड की थी सबसे पहले सन 2000 में। फिर उसके बाद 2002 में 2G मोबाइल सर्विस प्रोवाइड की थी। 2005 में ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइड की थी और 2010 में 3G मोबाइल सर्विस प्रोवाइड की थी। ये सभी बीएसएनएल ने अपने स्टार्टिंग फेज में की थी, जब बीएसएनएल अपनी चरम सीमा पर था, जब बीएसएनएल बहुत ज्यादा फेमस हुआ करता था। इसके बाद ऐसा क्या हुआ बीएसएनएल के साथ कि बीएसएनएल डिक्लाइन होने लगा? इसके क्या कारण थे? बीएसएनएल जो फेल हो गया, मार्केट से गायब हो गया था। एक टाइम ऐसा आ गया था कि बीएसएनएल पूरी तरह मार्केट से गायब हो गया था। बेसिकली बीएसएनएल जो था लैंडलाइन कनेक्शन के लिए ज्यादा फेमस हुआ करता था, लैंडलाइन कनेक्शन के लिए। अब देखिए इसमें क्या हुआ, लैंडलाइन कनेक्शन धीरे धीरे कम होने लगे थे। क्यों होने लगे थे कम? इसके कई कारण है। देखिए, आपको पता है 2005 और 6 के दौरान मोबाइल रिवॉल्यूशन आया था। मोबाइल रिवॉल्यूशन आया, जिसकी वजह से आम लोग भी मोबाइल अपने पास रखने लगे थे और उन्होंने अपने लैंडलाइन कनेक्शन धीरे धीरे खत्म करने लगे। इसका भी एक कारण था। क्यों खत्म करने? क्योंकि इसका जो न्यूनतम चार्ज होता था, लैंडलाइन कनेक्शन का न्यूनतम चार्ज होता था वो होता था 125 रुपये। ये फिक्स रेट था, ये आता ही आता था। और लोगों ने धीरे धीरे लैंडलाइन कनेक्शन अपने कम कर दिए और वे मोबाइल की तरफ को मूव करने लगे। ठीक है। पुअर सर्विस, क्योंकि आपको पता है कि बीएसएनएल जो थी बेसिकली ये लैंडलाइन कनेक्शन के लिए ज्यादा फेमस थी, लैंडलाइन। और ये इस वजह से महीनों तक केबल फॉल्ट रहते थे, केबल फॉल्ट महीनों तक रहता था। और इतनी ज्यादा खराब सर्विस थी कि लोग अपने कनेक्शन हटवा रहे थे उस टाइम पे, कनेक्शन बंद करवाने लगे थे लोग उस टाइम पे। ठीक है। अब देखिए तीसरा कारण क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में लैंडलाइन का विस्तार। बीएसएनएल ने 2008-9 के दौरान, ये इंडिया स्पेंड की रिपोर्ट है, ध्यान रखना, इंडिया स्पेंड की रिपोर्ट के अनुसार बता रहा हूं मैं,
इंडिया स्पेंड की रिपोर्ट के अनुसार 2008-9 के दौरान बीएसएनएल ने जितने भी रूरल एरियाज है सभी में अपने लैंडलाइन कनेक्शन देने स्टार्ट कर दिए। हर एक लैंडलाइन कनेक्शन का जो खर्च होता था वो 702 रुपये, 702 रुपये हर एक लैंडलाइन कनेक्शन का खर्च होता था पर कनेक्शन, 702 रुपये। और मिलता कितना था कंपनी को? कंपनी को मिल रहा था केवल 78 रुपये, 78 रुपीज मिल रहा था केवल कंपनी को। तो कंपनी को केवल 78 रुपीज। तो जब ऑडिट की रिपोर्ट आई तो ऑडिट की रिपोर्ट के बाद यह पता चला कि कंपनी 9,528 करोड़ के घाटे में चली गई। 9,528 करोड़ के घाटे में यह कंपनी चली गई। इस कारण फिर चौथा और सबसे महत्वपूर्ण कारण रिलायंस जियो का आना। रिलायंस जियो जैसे ही मार्केट में आया तो एकदम से जितने भी मोबाइल ऑपरेटर्स थे, जितनी मोबाइल ऑपरेटर कंपनी थी, चाहे वो उस टाइम पे टेलीनॉर, यूनिनॉर, बीएसएनएल, एयरटेल, जितनी भी सारी छोटी छोटी कंपनियां थी, चाहे टाटा की इंडिकॉम हो, जो भी कंपनीज थी वे धीरे धीरे बंद होने लगी थी। क्यों बंद होने लगी थी? क्योंकि इसने स्टार्टिंग से ही जियो ने अपनी जो दरें थी वे सस्ती रखी, बहुत सस्ती दरें रखी। तो लोगों ने क्या किया कि बीएसएनएल की ब्रॉडबैंड सेवाएं लेनी बंद कर दी। बीएसएनएल की ब्रॉडबैंड सेवाएं लेनी बंद कर दी और सभी के सभी जियो की तरफ मूव कर गए। क्योंकि उस टाइम पे आपको ध्यान है कि जियो फ्री में डेटा प्रोवाइड करा रहा था, जियो फ्री में डेटा प्रोवाइड करा रहा था। अब सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट, बीएसएनएल का रिवाइवल। बीएसएनएल का रिवाइवल हुआ कैसे? बीएसएनएल क्योंकि बहुत ज्यादा घाटे में चल रहा है, हाल ही के वर्षों में 22,000 करोड़ के घाटे में था बीएसएनएल। तो सरकार ने इसे रिवाइव करने के लिए कुछ कदम उठाए, जिसके लिए सरकार ने 3 पैकेजेस की घोषणा की थी। उनमें से पहला पैकेज दिया था, राहत पैकेज है सभी के सभी। पहला पैकेज दिया था 2019 में 69,000 करोड़ का, 69,000 करोड़ का पैकेज दिया था। दूसरा पैकेज जुलाई 2022 में दिया था 1.64 लाख करोड़ का, 1.64 लाख करोड़ का दूसरा पैकेज दिया था। और अभी 2023 में, जून 2023 में 89,000 करोड़ का पैकेज दिया है, जिससे वह जितने भी स्पेक्ट्रम है वे सभी खरीद सके और वो 4G और 5G के लिए अपने काम को सुचारू रूप से आगे बढ़ाए। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी भागीदारी जो रही है, वो सबसे बड़ी भागीदारी रही है टाटा ग्रुप्स की। टाटा ग्रुप की कैसे रही है? टाटा की कंपनी टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टीसीएस और बीएसएनएल के बीच में 15,000 करोड़ की डील हुई है। 15,000 करोड़ की डील हुई है। इस डील में क्या किया जाएगा? इस डील से भारत की जितनी भी 4G और 5G सर्विसेज को प्रोवाइड किया जाएगा। सबसे पहले 4G नेटवर्क सर्विस प्रोवाइड कराई जाएगी। सबसे पहले 4G नेटवर्क सर्विस प्रोवाइड कराई जाएगी। उसके बाद 5G सर्विसेज के लिए एक रोड मैप तैयार किया जाएगा। 5G सर्विसेज के लिए, 5G सर्विसेज के लिए रोड मैप तैयार किया जाएगा। ठीक है। और इस तरह टाटा की कंपनी टीसीएस बीएसएनएल का रिवाइवल करेगी और बीएसएनएल दोबारा से आम लोगों की जेब तक पहुंचेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट नेक्स्ट, अनंत अंबानी की शादी। अनंत अंबानी की शादी में 5,000 करोड़ का खर्च हुआ है। 5,000 करोड़ का, ये तो आपको पता है, ये शादी हो चुकी है। और शादी के बीच में ही ऐसा क्या हुआ था कि जियो ने अपने रिचार्ज 25% तक बढ़ा दिए, 25% तक बढ़ा दिए थे। और जब आपको पता है कि मार्केट के अंदर जियो की मोनोपोली है, जियो की मोनोपोली चल रही है मार्केट के अंदर, और इसकी वजह से जितने भी अदर मोबाइल ऑपरेटर्स थे, चाहे वो एयरटेल हो, चाहे वो वीआई हो, कोई भी हो, इन सभी ने अपने 25% बढ़ा लिए थे। ठीक है, इन सभी ने अपने 25% बढ़ा दिए अपने रिचार्ज पर, जिसका सीधा सीधा इंपैक्ट आम लोगों पर पड़ा। सीधा इंपैक्ट आम लोगों पर पड़ा इसका। और इसी बीच बीएसएनएल की चर्चाएं होने लगी। सभी की जुबान पर दोबारा से बीएसएनएल आ गया। अब ऐसा क्या हुआ कि सभी के जुबान पर दोबारा से बीएसएनएल आ गया? ये इसलिए हुआ क्योंकि जो 239 का रिचार्ज था वो 299 का कर दिया जियो ने। जियो ने शादी के बीच में ही, ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी मुकेश अंबानी की, शादी के बीच में ही इतना महंगा रिचार्ज कर दिया। और
बीएसएनएल का जो मिनिमम रिचार्ज है वो भी 100 से नीचे है। वो भी 100 से नीचे है। तो इसलिए लोग दोबारा से बीएसएनएल की तरफ मूव करने लगे, दोबारा से बीएसएनएल की तरफ मूव करने लगे सभी लोग। अब बात आती है बीएसएनएल के इतने घाटे में आने का कारण। देखिए, बीएसएनएल घाटे में इसलिए आया था क्योंकि बीएसएनएल 4G की जो बिडिंग हुई थी उसमें पार्ट नहीं लिया था, या उसके पास पैसा नहीं था उस टाइम पर, जिसकी वजह से बीएसएनएल ने अपने एम्प्लॉइज को 50 साल की एज में ही वीआरएस देकर उन्हें रिटायरमेंट के लिए बोल दिया गया था। 50 साल की एज में ही उसके पास जो सैलरी नहीं थी, जो उसके पास एम्प्लॉय है 1.75 लाख एम्प्लॉय है उसके पास, और उन्हें देने के लिए सैलरी नहीं थी। लेकिन अब बीएसएनएल दोबारा से आम लोगों की जेब पर जाने लगा और आम लोग बीएसएनएल का यूज दोबारा से करने लगे। देखिए अब इसका कंक्लूजन क्या है, पूरी केस स्टडी का कंक्लूजन ये है कि लोगों ने जियो बायकॉट और बीएसएनएल की घर वापसी एक्स पर ट्रेंड करने लगी, दोबारा से ट्विटर पर ट्रेंड करने लगी। और सबसे बड़ा इंपैक्ट पता चलता है उसके सब्सक्राइबर से, जो उसका बेस सब्सक्राइबर होता है मोबाइल ऑपरेटर का। मोबाइल सब्सक्राइबर जो थे उनके जो 88.94 मिलियन थे मई 2024 में, वे आज जुलाई 2024 में 108 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए। आज 108 मिलियन सब्सक्राइबर बढ़ चुके हैं। अब दोस्तों आपको ही पता लगाना है, आपको ही जानना है कि हमें कौन सी मोबाइल सर्विस लेनी है या कौन सी मोबाइल सर्विस नहीं लेनी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।